हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई एम रुपेश सर, योर कॉमर्स एजुकेटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे वीआरएस ऑनलाइन एजुकेशन में, जहां आपको मिलने वाली है आज से कंटिन्यू आपके रिवीजन क्लासेस। क्लियर है? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी जैसे मेजर सब्जेक्ट की रिवीजन क्लासेस। सो आपको अगर अकाउंटेंसी जैसे मेजर सब्जेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, उसकी रेगुलर अपडेट चाहिए और अपने कंसेप्ट को आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं और एग्जाम में 90% मोर मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में भी। क्लियर है? तो हम लोग इस चैनल में सीखने क्या वाले हैं, बेसिकली मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं कॉमर्स के, उसको मैं बहुत ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे मिलने वाले हैं। आपकी जो सिलेबस क्राइटेरिया है पूरे की पूरी, उसको हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं बहुत ईजीएस्ट वे में। आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपके पास अगर कोई डाउट्स होगा तो उनको भी आप मेरे तक भेज सकते हो। क्लियर है? मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प करूंगा। सो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लियर है? तो लेट्स बिगिन। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वैसे अगर हम लोग बात करें अकाउंटेंसी जैसे मेजर सब्जेक्ट की, इस क्लास में बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके यहाँ स्ट्रीम में अगर देखा जाए तो अकाउंट्स क्लास 11th में आता है, लेकिन यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 9-10 से ही हम लोग अकाउंट्स पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जिनका क्लास 11th में पहली बार अकाउंट से एक तरीके से कह सकते हैं संपर्क हुआ है, जो अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं आपको, मैं यहाँ बहुत ईजीएस्ट वे में ये चैप्टर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये एक कला होती है। ठीक है? जहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो। बेसिकली ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जो सामान हम खरीदते या बेचते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में बोला जाता है जो भी ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में होगा केवल उन्हीं को हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग आपको एक मेथड, एक टेक्निक सिखाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हो रहा है उसको किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें आपको क्या बताएगा कि अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, मतलब पूरी जर्नी जो, अगर अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे, एक बिजनेसमैन किस तरीके से ट्रांजेक्शन करता है, किस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, कौन कौन सा वो स्टेटमेंट बनाता होगा, फिर उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट करता होगा, ये पूरी जर्नी आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सिखाई जाती है। तो देखिए क्या लिखा है सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको इस चैप्टर से आपको क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। दूसरा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली कितने टाइप्स के हैं। यहाँ दो तरीके के अकाउंटिंग के मेथड्स को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका आएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा आएगा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब जब कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एक्रुअल बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक्सपेंसेस इनकम हो जाती है, इनकर्ड हो जाती हैं, तो भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे आप सीखने वाले हो। क्लियर है? सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है उसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब अकाउंटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे स्टेप्स से कहाँ कहाँ से चालू होती है। तो यहाँ बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में। ठीक है? सबसे पहले स्टेप्स की अगर बात की जाए, देखिएगा ध्यान से इधर, पहले अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब समझते हैं। यहाँ लिखा है बिगिंस विद द origin identification of transaction, steps recording, classification, summarization, culminates in trial balance and financial statements such as PL and balance sheet। अगर बात की जाए अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो अकाउंटिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? जब आप बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने पहले बताया, जब आप कोई सामान बेचते हो, खरीदते हो, उसको आप बोलते हो ट्रांजेक्शन। इट मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज ट्रांजेक्शन। क्लियर है? ट्रांजेक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है? फिर आगे क्या बता रहा है कि आप कभी बिजनेस जब करोगे तो बिजनेस में सबसे पहले ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने बिजनेस में। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ट्रांजेक्शन कितने कितने अमाउंट का हुआ है अकाउंटिंग प्रोसेस में। क्लियर है? कितने कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, कब कब हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। फिर इसके बाद ट्रांजेक्शन को आखिर कैसे पता करते हैं कि बिजनेस में कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने का नहीं हुआ। उसका कुछ बिल होता होगा, कुछ वाउचर्स होते होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर्स में बेसिकली बहुत तरीके के इनवॉइस आते हैं, कैश मेमो आते हैं, स्लिप आते हैं, चेक्स आते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है वाउचर्स में। क्लियर है? जो एक प्रूफ का काम करता है कि कितने का ट्रांजेक्शन कब किस तारीख को हुआ होगा, कितने अमाउंट का हुआ होगा।
थर्ड आता है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग एक सेपरेट प्लेस में, एक सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले, जिसका नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है जर्नल एंट्री, जहां पे डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सारे ट्रांजेक्शन को एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड कर लेते हो। क्लियर है? फिर इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है सर? ट्रायल बैलेंस बेसिकली बनाया जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बाद। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जहां पे आप डेबिट कॉलम को और क्रेडिट कॉलम को एक ही प्लेस पे आप रिकॉर्ड करते हो टू मेक श्योर द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ एनी इंटरप्राइजेस, जहां पर आप क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, पीएल अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। बेसिकली क्लास 11 की जर्नी में आपको ये सारी चीजें, अभी थ्योरेटिकल चीजें बताई जा रही हैं। ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि आप इस जर्नी में क्या क्या चीजें करने वाले हो, सीखने वाले हो। तो अगर हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो सबसे पहले स्टेप अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजैक्शन का पता लगाना कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस डेट को हुआ था, कितने अमाउंट का हुआ था। तो देखिए यहाँ लिखा क्या है, अकाउंटिंग डील्स ओनली विद द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब होता है कि मनी से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन को केवल हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को मतलब कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। मनी से रिलेटेड, जिसको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? फिर लिखा है क्या है, सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। आखिर उस जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ का मतलब कोई बिल होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। जैसे कैश मेमो में कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन हुआ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए मेरे पास। परचेज या सेल्स इनवॉइस होना चाहिए। परचेज या सेल्स इनवॉइस का मतलब होता है कि हमने जब कोई सामान खरीदा होगा तो हमें वहां से परचेज इनवॉइस मिली होगी, हमने जब सामान बेचा होगा तो हमारे पास सेल्स इनवॉइस होगी, जिसपे डेट और अमाउंट करेक्टली मेंशन होगा। तो एक वैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट का वो काम करता है। फिर आता है पे इन स्लिप। जब आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हो तो बैंक आपको एक स्लिप देता है पैसे जमा करने के लिए, उसको बोलते हैं पे इन स्लिप। चेकबुक होती है, जब आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करते हो तो उसका नाम लिख के देते हो, तो चेकबुक पे सारी चीजें मेंशन होती है, कितना पैसा आप किसी को दिए हो, कितना नहीं। तो आप पासबुक में बैंक के आपके प्रिंट आउट होते। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जांपल हैं, जिससे आपको एक वैलिड प्रूफ मिल रहा है कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस तारीख को हुआ था, कब आपके पास पैसा आया, कब आपके पास पैसा गया। तो हमें पहले स्टेप में यही देखना होता है कि ट्रांजेक्शन कब हुआ है, उसका हम पता लगाते हैं। इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। चलिए सेकंड आते हैं स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे बता रहा है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर आर जस्ट लाइक बिल्स, इनवॉइस, कैश मेमो, रिसीप्ट्स, ये सारी चीजें। लिखा क्या है, वाउचर भी कई कई तरीके होते हैं। कैश वाउचर भी होते हैं, क्रेडिट वाउचर्स भी होते हैं, डेबिट वाउचर्स भी होते हैं, क्रेडिट वाउचर्स भी होते हैं, अलग अलग तरीके के वाउचर्स होते हैं। लिखा क्या है, एंट्रीज फर्स्ट ऑन वाउचर्स बेस्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वाउचर्स में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली बता रहा है कि सबसे पहले हम बनाते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिनका नाम है जर्नल। सोर्स डॉक्यूमेंट में जो ट्रांजेक्शन आपने देखे सबसे पहले स्टेप में, उनको भी तो कहीं ना कहीं सर हम लोग रिकॉर्ड करते होंगे। पहले स्टेप में जो बिल में आप ट्रांजेक्शन देख रहे हो, उस ट्रांजेक्शन की हेल्प से, उस सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम बनाते हैं जर्नल एंट्री। इसी जर्नल एंट्री को बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इट इज दी फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। याद रखिएगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सबसे पहली स्टेज होती है जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं एक सेपरेट प्लेस पे। क्लियर है? और इसी का एक नाम होता है जर्नल एंट्री। ठीक है? जर्नल एंट्री बेसिकली आप एक चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 11 की जर्नी में, वहां पे भी आप सीखोगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। आपको भी ट्रांजेक्शन एक लिस्ट में दे दिए जाते हैं पूरे मंथ के, सेपरेटली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज। उनको आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन को पढ़ते हो और जर्नल एंट्री बनाते हो। सो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हमने यहाँ पे दो स्टेप्स देख ली। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, सबसे पहले देखिए थर्ड स्टेप में बता रहा है। थर्ड स्टेप में आ रहा है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैसे हम अपने ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता कह रहा है कि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। प्राइमरी का मतलब सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं चीजों को आप। क्लियर है? लिखा है जर्नल द फर्स्ट बुक क्रोनोलॉजिकल डे टू डे। ठीक है? क्रोनोलॉजिकल डे टू डे का मतलब क्या है? डे टू डे का मतलब होता है अगर पूरे मंथ में अगर 30 दिन है तो 30 दिन में आप स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से सो ऑन चलते जाते हैं आप। क्लियर है? डेट वाइज ही आप सारे ट्रांजेक्शन को एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल वाइज या डेट वाइज। डेट वाइज ही ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड होता है, डेट आगे पीछे नहीं होगी, सीरियल ऑर्डर में रहेगी। क्लियर?
लिखा है फॉर स्मॉल बिजनेस एवरीथिंग कैन बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल। केवल एक जर्नल से हम छोटे मोटे बिजनेस के जितने ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो अगर मंथ वाइज अगर हर डेट का ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़े स्केल का है जहाँ करोड़ों का ट्रांजेक्शन एक दिन में हो रहा है, तो सारे ट्रांजेक्शन को एक ही जर्नल में रिकॉर्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो सर उसके लिए क्या करेंगे? देखिए बता क्या रहा है कि अगर लार्ज स्केल का आपका बिजनेस है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए आपको स्पेशल जर्नल बनाना पड़ेगा। कई तरीके के जर्नल के रिकॉर्ड बनाने रहेंगे। इसको बोलते हैं सब जर्नल्स। इसको बोलते हैं सब जर्नल्स। अब सब जर्नल में क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब कि जर्नल के कई वैरायटीज आ जाएंगी, कई टाइप्स आ जाएंगे, कई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला आपको बता रहा है एग्जांपल के तौर पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट जस्ट लाइक अ कैश इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब कैश बुक में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, कैश बुक में बेसिकली जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे आप उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कैश पे हो रहा है तो रिकॉर्ड होगा, कैश रिसीव हो रहा है तो रिकॉर्ड होगा, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है कैश बुक। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस का मतलब कहीं से आपने उधारी में सामान खरीदा है, जब तुम क्रेडिट में परचेस करोगे तो उसके लिए सेपरेट बुक बनाते हैं, उसका नाम होता है परचेस बुक। इसी तरह सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, जो तुम क्रेडिट में सेल्स कर रहे हो, अगर क्रेडिट में किसी को बेचा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट सेल्स आपका सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है सर, कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश परचेस कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो आपका कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट परचेस वाला परचेस बुक में, क्रेडिट सेल्स वाला सेल्स बुक में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब जर्नल्स बनाए जाते हैं जब आपके ट्रांजेक्शन लार्जर अमाउंट में होते हैं, इन केस ऑफ लार्जर बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस वी कैन से दैट। ठीक है, इसी सिस्टम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्पेशल जर्नल। ठीक है, या प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग या सब्सिडरी बुक। बेसिकली आपको ये भी एक चैप्टर मिलेगा अपनी क्लास 11 की जर्नी में, जो आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक मतलब डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक, जहाँ पे आप क्या सीखोगे, कैश बुक बनाना सीखोगे, परचेज बुक बनाना सीखोगे, सेल्स बुक बनाना सीखोगे, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक यहाँ पे आप सीखने वाले हो। अलग अलग ट्रांजेक्शन के हिसाब से अलग अलग से डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक बनाई जाती है। क्लियर है? तो ये बात रही आपके थर्ड स्टेप्स की कि हम कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं आफ्टर जर्नल। ठीक है, या जर्नल के सब टाइप्स की। फिर इसके बाद आता है पोस्टिंग। फोर्थ स्टेप में आपको सिखाया जाता है कि जो जर्नल में ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको तो कहीं ना कहीं हम पोस्ट करते होंगे ना, उसको हम पोस्ट करते हैं लेजर्स में। लेजर, लेजर सर ये लेजर क्या होता है? देखिए लेजर के बारे में क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए लिखा है ट्रांसफर ऑल एंट्रीज टू रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर। लेजर क्या होता होगा? लेजर का मतलब होता है जब डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक्स बनाते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब सबका अलग अलग से अकाउंट बना दिया। जितनी जर्नल एंट्री है सबका तुम अलग अलग अकाउंट बना रहे हो, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, उसको बोलते हैं लेजर। ठीक है, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर में पोस्टिंग कब करेंगे? जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक बनाने के बाद, उसके जो बैलेंसेस आते हैं उससे हम अकाउंट बनाते हैं। इसीलिए लेजर को भी एक और नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। याद रखना, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट अगर तुमसे पूछता है तो वो हो जाता है लेजर। ठीक है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट पूछता है तो वो हो जाता है लेजर। लेकिन प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट पूछेगा तो बोलोगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्री। ये चीज याद रखिएगा। फिर इसमें क्या बता रहा है, क्लासिफाइड फॉर्म ट्रांजेक्शन आर ग्रुप बाय स्पेसिफिक नेम्स लाइक कस्टमर, सप्लायर, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट आप यहाँ पे लेजर में बनाते हैं, उनके अलग अलग नाम से। मतलब कस्टमर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कस्टमर अकाउंट में जाएंगे, सप्लायर से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो सप्लायर अकाउंट में जाएंगे, एसेट से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो एसेट अकाउंट में जाएंगे, लाइबिलिटी से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो लाइबिलिटीज में जाएंगे। तो सबका तुम अलग अलग से अकाउंट बना रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लेजर। ठीक है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। फिर आगे देखिए क्या लिखा है इसके बाद, प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट। उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे तुम उस पर्टिकुलर अकाउंट में एक जगह रिकॉर्ड करके दिखाओगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया, सैलरी का तुम अकाउंट बना रहे हो, पूरा सैलरी एक जगह पे आ गया, रेंट का अकाउंट बनाया, पूरा रेंट एक जगह पे आ गया, डिस्काउंट का अकाउंट बनाया, डिस्काउंट एक जगह पे आ गया। तो आप जितना अकाउंट बना रहे हो वो किस में आ रहा है, लेजर में आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है लेजर। इसके बाद लास्ट स्टेप में अगर हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो लास्ट स्टेप हमें क्या होता है, हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसको थोड़ा
और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। जब आप अकाउंट बनाते हो लेजर में तो वहां पे आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, कभी किसी का डेबिट बैलेंस मिल जाता है, कभी किसी का क्रेडिट बैलेंस मिल जाता है। तो उन बैलेंसेस से ही हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। लेजर से ट्रायल बैलेंस में चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, अगर बात की जाए ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस सिंपल कह सकते हैं एक तरीके का स्टेटमेंट होता है, जहां पर आप दो कॉलम बनाते हो, एक कॉलम होता है डेबिट का, एक कॉलम होता है क्रेडिट का। डेबिट कॉलम में डेबिट आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जो जो चीजें डेबिट होती हैं। क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो चीजें क्रेडिट से रिलेटेड होती हैं। फिर क्या करते हैं, डेबिट आइटम वाले कॉलम को क्रेडिट आइटम वाले कॉलम से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं कि हमारे अकाउंट्स की एक्यूरेसी कैसी है, यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट विच शोज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, कि आपने जो अकाउंट्स पीछे बनाया हुआ है लेजर में, उसकी करेक्शन कितनी है, वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है, इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है डेबिट क्रेडिट बैलेंस से, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, जितना भी साल भर में हमने ट्रेड किया है, सामान बेचा है, खरीदा है, उससे हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी, ठीक है। पीएल अकाउंट से क्या मिलता होगा, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पीएल, पीएल का मतलब होता है नेट प्रॉफिट मिल रहा होगा या तो नेट लॉस मिल रहा होगा, बिजनेस का पता चल रहा होगा कितने का नेट प्रॉफिट हुआ है, कितने का नेट लॉस हुआ है। बैलेंस शीट से क्या मिलता है, जैसे कुछ बच्चे अभी अकाउंटिंग इक्वेशन भी एक चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें बैलेंस शीट बनाना सिखाया जाता है। बेसिकली बैलेंस शीट में क्या होता है, आप एसेट कितना है फर्म के पास और लाइबिलिटीज कितनी है फर्म के पास, आप उसको देखते हो, क्लियर है। एसेट और लाइबिलिटीज को चेक करते हो, तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करती है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेट करती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या करता है, डेबिट कॉलम क्रेडिट बैलेंस को मैच करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट की चेक करता है। मैच कर गया तब तो वेरी गुड। इफ मान लो अगर टैली नहीं कर पाया, तब क्या होगा, तब हमें पता करना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, उस एरर को फाइंड आउट करते हैं, उस एरर को सही करते हैं हम लोग वापस से, क्लियर है। इसके बाद आता है कि ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, किसकी मदद से बनाओगे, जो ट्रायल बैलेंसेस के बैलेंसेस हैं उसकी मदद से बनाओगे। तो अल्टीमेटली अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस को दोबारा से अगर देखें, देखिए ध्यान से, अगर हम दोबारा से देखें, सबसे पहले ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमें पता लगाना है कितने का ट्रांजैक्शन कब हुआ है, कितने अमाउंट को हुआ है, कितने डेट को हुआ है, एक लिस्ट में हमने रख लिया। और ये मिलता कहाँ से सर, जितना सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, जितना बिल होगा, जितना प्रूफ होगा, सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके रख लिया, वहां से आपको मिल गया। सेकंड, इसी सोर्स डॉक्यूमेंट से तुम क्या करते हो, वाउचर्स बनाते हो, अलग अलग बिल्स बनाते हो, अलग अलग चीजों को रिकॉर्ड करते हो। फिर रिकॉर्ड कहाँ करेंगे सर, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, उस बिल और ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, लार्ज स्केल में है, फिर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो डिफरेंट सबसेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, डिफरेंट सेट्स ऑफ जर्नल बनाते हैं, सब जर्नल या सब्सिडरी बुक बनाते हैं, जिसमें आपके कैश बुक आती है, परचेज बुक आती है, सेल्स बुक आती है, और भी बहुत तरीके की बुक्स आती है, उनको आप अलग अलग रिकॉर्ड करते हो। इसके बाद आपने सीखा कि हम क्या करेंगे, जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं उससे रिलेटेड जितने अलग अलग अकाउंट बन सकते हैं, उसको हम लेजर में अकाउंट बनाते हैं, रेस्पेक्टिव अकाउंट बनाए जाते हैं। फिर उस अकाउंट से जो भी आपका बैलेंसेस निकल कर आता है, उसी बैलेंसेस की मदद से तुम ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनेंशियल स्टेट बनाते हो। बेसिकली ये 5 स्टेप्स हैं जो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस में चलते हैं, क्लियर है। ये 5 स्टेप्स आपको याद करने रहेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आता है मेथड्स ऑफ अकाउंट, कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग में कितने तरीके के अकाउंटिंग होते होंगे। हमारे क्लास 11 की जर्नी में बेसिकली आपको 2 तरीके के अकाउंटिंग पढ़ने हैं, 2 अलग अलग मेथड से अकाउंटिंग करना सीखना है। इसमें सबसे पहला आता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप अकाउंटिंग का बेस किसको बना रहे हैं, कैश को बना रहे हैं। मतलब कि कब आपके पास से कैश जा रहा है, कब आपके पास से कैश आ रहा है, केवल इतने ही ट्रांजेक्शन को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिखा क्या है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन इग्नोर। क्रेडिट का मतलब होता है जब तुम कोई सामान उधारी में खरीदते हो या उधारी में बेचते हो, याद रखना। क्रेडिट का मतलब होता है जब तुम कोई सामान उधारी में कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट। तो बेसिकली कैश बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन को ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को तो हमें इग्नोर करना रहेगा, ठीक है, तभी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो पाएगी, क्लियर है। आगे देखिए क्या लिखा है, ओनली रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव और कैश इज पेड, ठीक है। अगर आपके पास कैश आया है तो रिकॉर्ड होगा, अगर आपके पास से कैश गया है तो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कैश बेसिस में हम यहाँ पे बेस किसको बनाए हैं, कैश को बनाए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंट,
कैश बेसिस ऑफ अकाउंट। सर इसमें प्रॉफिट कैसे निकालते होंगे? प्रॉफिट निकालने का जो इसमें तरीका है वो कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान है। आपको बेसिकली ये देखना है कि टोटल कैश कितना आया है, एक्चुअल में टोटल कैश रिसिप्ट कितने की हुई है इनकम और सेल से। फिर आप टोटल कैश का पेमेंट कितना किया इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी और परचेजेस। फिर टोटल कैश रिसिप्ट में से टोटल कैश पेमेंट माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। कैसे सर? इन दी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो बहुत सिंपल तरीका होता है, टोटल कैश कितना आया कितना गया, दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बोला जाता है कि देख लो कितना कैश आया कितना कैश गया, ठीक है, उसी को तुम एडजस्ट करके अपना नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब बात की जाए कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से बिजनेसमैन या कौन से प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अपने रियल लाइफ में फॉलो करते हैं, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनके यहाँ कैश बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, मतलब जो भी क्लाइंट आते होंगे, इनके यहाँ जो भी पेशेंट आते होंगे उनसे ये कैश में डीलिंग्स करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्रेडिट में ट्रांजेक्शन ये नहीं करते हैं। कभी ऐसा दिखा है अपने डॉक्टर के यहाँ कोई इलाज कराने गया हो, डॉक्टर से कहे कि मैं पैसे आपको 2 महीने बाद दूंगा? नहीं, हमेशा वहाँ पे कैश में ही ट्रांजेक्शन होता है और कैश ट्रांजेक्शन की वजह से ही डॉक्टर वहाँ पे इलाज भी करता है। कभी कभी पैसा नहीं भी देंगे तो इलाज भी नहीं करेगा डॉक्टर। इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रोफेशनल लोग, ये कहीं ना कहीं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं, मेरिट्स आ जाती हैं, डीमेरिट्स आ जाती हैं, डिसएडवांटेजेस आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की, इसकी एडवांटेज क्या क्या है, इसकी मेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहला बता रहे हैं कि सिंपल और प्रैक्टिकल होता है, बहुत रियलिस्टिक वे में होता है। कैश मिला तो रिकॉर्ड किया, कैश गया तो रिकॉर्ड किया, बहुत सिंपल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, नो एस्टिमेट्स, अवॉइड पर्सनल जजमेंट। नो एस्टिमेट्स का मतलब होता है कभी कभी इसका बिल भी नहीं मिलता है, आप कितना पैसा दिए कितना लिए, कभी कभी बिल भी नहीं होता है, ठीक है, एस्टिमेट्स नहीं होते हैं। फॉर लिखा है फॉर कैश बेसिस बिजनेस ओनली। अब देखो जो बिजनेसमैन कैश में डीलिंग्स कर रहे हैं उनके लिए कैश बेसिस ऑफ जो अकाउंटिंग है वो तो बेस्ट है, लेकिन जो क्रेडिट में डील कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं बना है, ये भी याद रखिएगा। तो ये तो कुछ आपको एडवांटेजेस बता दी गए हैं, मेरिट्स बता दी गए। अब हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेज पे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डीमेरिट क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है नॉट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बिकॉज इट इग्नोर क्रूशियल आइटम सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम इन एडवांस। अब देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को इग्नोर करता है रिकॉर्ड करते समय, जिसके वजह से हमें अपने बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलती है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि तुमने कोई खर्चा कर तो दिया है लेकिन तुमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो ये ट्रांजेक्शन तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा, जिससे आपको आपके बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगी। तो ये कुछ ऐसे खर्चे और इनकम्स होते हैं जिसको वो रिकॉर्ड नहीं करता है। तो देखा जाए तो बिजनेस की तुम आधी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है, इसीलिए इसका ये डीमेरिट बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, लिखा है इट वॉयलेट्स मैचिंग प्रिंसिपल। कहीं ना कहीं मैचिंग प्रिंसिपल को ये वॉयलेट करता है, उसको फॉलो नहीं करता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, सारे के सारे इनकम को लेंगे चाहे वो आपको रियलाइज हुआ हो ना रियलाइज हुआ हो, लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हो कुछ इनकम को भी इग्नोर कर रहा है, कुछ एक्सपेंसेस को भी इग्नोर कर रहा है, तो मैचिंग प्रिंसिपल तो यहाँ वर्क ही नहीं करेगा। तो ये वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये चीज याद रखिएगा। थर्ड लिखा है मैनिपुलेशन पॉसिबल, प्रॉफिट कंट्रोल। कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग ऐसे करते हैं क्या, कैश कितना आया कितना नहीं आया वो हाइड कर देते हैं चीजों को, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन यहाँ पे किया जा सकता है, प्रॉफिट को कम भी दिखाया जा सकता है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के भी कुछ डीमेरिट्स आपको बताए गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ध्यान दीजिएगा कि हमारे इंडिया में जो कंपनी एक्ट 2013 फॉलो होता है उसके कानून के हिसाब से अगर देखें, उसके रूल के हिसाब से देखें, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नॉट रिकॉग्नाइज। नॉट रिकॉग्नाइज मतलब कि जितनी भी कंपनियां होती हैं वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं बनाती हैं। इनकम टैक्स के रिटर्न की फाइल के समय उनको कहीं ना कहीं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं होता है। तो ये था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी देखते हैं। अब देखिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में देखिए क्या आ रहा है। एक्रूअल बेसिस में क्या लिखा है, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड बिकम ड्यू नॉट व्हेन कैश पेड। अब देखिए यहाँ समझिएगा लिखा क्या है कि आपके यहाँ खर्चे हो तो गए हैं, ड्यू हो गए हैं, भले ही से आपने उनको रिकॉर्ड किया हो या ना रिकॉर्ड किया हो, फिर भी आप उनको अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, इसी का नाम होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इनकम अर्न और नॉट
इससे कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंसेस पेड और नॉट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर चीजें हो गई हैं तो आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन कैश बेसिस में क्या था, तुम जब पे कर रहे हो तो रिकॉर्ड करो, तुम्हें जब कहीं से कैश मिल रहा है तब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, इसीलिए उसका नाम पड़ा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन एक्रूअल में ऐसा नहीं होता है, खर्चे कर दी हैं, पेमेंट नहीं हुआ फिर भी रिकॉर्ड होगा, इनकम अर्न हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है फिर भी रिकॉर्ड होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद आगे क्या बता रहे हैं। देखिए एग्जांपल दिया हुआ आपको कि जैसे रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड को रेंट देना था 1 तारीख को, आज 12 तारीख हो गई है, अभी तक दिया नहीं है, तो वो एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है मेरे तरफ से वो भी हम इस बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक्रूअल बेसिस में लिखा है क्या, एज एक्सपेंसेस नाउ इवन इफ इट इज नॉट पेड, भले ही आप उसको अभी पे नहीं किया लेकिन फिर भी आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे तो बोल रहा है कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, प्रॉफिट और लॉस जो भी डिटरमाइन होते हैं वो मैचिंग के रेवेन्यू और मैचिंग के एक्सपेंसेस से ही रिकॉर्ड होते हैं। सारे के सारे खर्चे एक साइड लिख लिए, सारे के सारे इनकम एक साइड लिख लिए, इनकम में से खर्चों को माइनस करके प्रॉफिट आसानी से निकाला जा सकता है अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नेसेसरी एडजस्टमेंट इसमें बहुत सारे होते हैं, मतलब वही एडजस्टमेंट जो आपने अभी यहाँ पे 4 एग्जाम्पल में पढ़ा था, मतलब खर्चे हो गए हैं भले ही पेमेंट नहीं हुए तो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, इनकम अर्न कर चुके हैं लेकिन रिसीव नहीं हुआ है तो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो बेसिकली ये 4 कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड खर्चे जो होते हैं, या फिर आपको कुछ अर्न हो जाती है इनकम, बढ़े आप उसको रिसीव नहीं किए वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है, एडवांस में कुछ चीजें होती हैं जो आप कर देते हो तो वो भी सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ये लिखी हुई है, समझिएगा ध्यान से सर, जो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, लिखा है कैश बेसिस, ऑल कंपनीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स बाय एक्रूअल बेसिस। सारी की सारी कंपनियों को मैंडेटरी कर दिया गया अंडर कंपनीज एक्ट में कि वो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से ही अपना अकाउंटिंग का जो डाटाज होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो मेंटेन करना है, कैश बेसिस को फॉलो नहीं करना है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो बेसिकली ये था कि आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके भी तो कुछ एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज होंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, शोज ट्रू प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू प्रॉफिट तो शो करेगा ही क्योंकि आप सारे ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हो, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट नेचर का हो ना हो, क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे ट्रू प्रॉफिट की जानकारी आपको मिलती है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की भी जानकारी मिल जाती है। लिखा क्या है, फुल ट्रांजेक्शन अकाउंट फॉर शिफ्ट, इसका मतलब ये है कि सारे ट्रांजेक्शन को तुमने एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्पेशली कैश के। ठीक है, आप यहाँ पे सारी चीजें रिकॉर्ड कर दे रहे हो। लिखा क्या है, फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, आप मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो तो इससे रिजल्ट ट्रू और करेक्ट तो मिलेगा ही आपको। फिर क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट मेजरमेंट, आप अपने बिजनेस की अगर प्रॉफिट को मेजर करना चाहते हो कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हर साल कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो फुल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, तो आप आसानी से अपने बिजनेस की प्रॉफिट को जान सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। फिर देखिए आगे क्या कहता है, स्टडी अपवर्ड लिफ्ट मेजरमेंट लाइक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सारी की सारी चीजें वही लिखी हुई हैं कि एक्रूअल बेसिस में तुम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुम्हारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने की वजह से तुमको एक्चुअल पोजीशन तुम्हारे बिजनेस की पता चल जा रही है। फिर वापस से वही सेम पॉइंट आ गया कि कंपनी एक्ट के हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको मान्यता दी गई है, सारी की सारी कंपनीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करते समय एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करना है, दैट्स इट। चलिए, अब इतने मेरिट के बाद भी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले लिखा है कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स तो होगा ही क्योंकि तुम सारे ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे रिकॉर्ड करोगे तो पता भी तो होना चाहिए कौन सा ट्रांजेक्शन कब हुआ है कब नहीं हुआ है। लिखा है क्या है, नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस, कैश बेसिस में क्या होता था, कैश गया रिकॉर्ड कर दिया, कैश आया रिकॉर्ड कर दिया, बट एक्रूअल में कैश नहीं भी आ रहा है तो भी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश नहीं भी दियो तो भी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके बाद क्या लिखा है, रिक्वायर्स एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट, हमें कैसे पता चलेगा सर हमने इनकम अर्न की है भले ही हमें रिसीव ना हुई हो तो, एस्टिमेट से यानी बिल से, कहीं ना कहीं कुछ बिल्स होते हैं पता चल जाता है कि इसका पेमेंट बाद में रिसीव होगा, इसका पेमेंट हमें बाद में करना है, टाइम हो गया इसका पेमेंट हमने अभी तक किया नहीं है, तो कुछ ऐसे इनकम और खर्चों की पता हमें कैसे चलते होंगे, उसके एस्टिमेट्स यानी बिल से पता चलते होंगे। तो ये ओवरऑल था आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश में क्या था, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा था, एक्रूअल में क्या हो रहा है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं चाहे वो क्रेडिट नेचर के ही क्यों ना हो। एक्सपेंसेस पे हो गया है नहीं पे हुआ है, तो जो नहीं पे हो रहा था एक्सपेंसेस वो तुम एक्रूअल में भी रिकॉर्ड कर रहे हो, इनकम अर्न कर चुके हो रिसीव नहीं हुआ फिर भी तुम उसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहे हो, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये फुल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट जो होता है, मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है वो फॉलो होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। अब हमारे सामने आ रहा है डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ज्यादातर ये क्वेश्चंस आपके स्कूल के एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने देखा कि सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो केवल कैश रिसीव होगा, पेड होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप कैश पे नहीं भी किए हो, उसका एक्सपेंस इंकर हो चुका है तो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इनकम अर्न हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है तो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो वही डिफरेंस होता है। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंसेस के साथ। देखिए, सबसे पहले लिखा है बेसिस, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। क्लियर है। अगर हम बेसिस के अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कि यह ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है। कैश बेसिस ऑफ जो ट्रांजेक्शन होते हैं कैश बेसिस में, वो केवल जब कैश रिसीव होगा तभी रिकॉर्ड होगा, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पर इग्नोर किए जाते होंगे। क्लियर है। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है सर, एक्रूअल में तुम कैश वाला ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट वाला भी रिकॉर्ड करते हो, तो यहाँ पे तुम दोनों ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि जो फुल ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपके एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से ही क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं एक जगह पर। फिर इसके बाद आता है टाइमिंग ऑफ इनकम। इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि हमें जब रिसीव होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। आप कैश रिसीव करोगे तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा, लेकिन एक्रूअल क्या बोलता है, ठीक है अर्न कर चुके हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। क्लियर है। अर्न कर चुके हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं वेदर इट इज रिसीव और नॉट। एक्सपेंस की बात की जाए, सेम एक्सपेंस में भी वही सारी चीजें चलती हैं। एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, जब तुम एक्सपेंस का पेमेंट करोगे तो तुम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन एक्रूअल क्या बोलता है, एक्सपेंस इंकर हो चुका है। ठीक है। मान लो हर महीने हमें रेंट देना होता है 1 तारीख को, 1 तारीख बीत चुकी है, 12 तारीख आ गई है, हमने अभी तक उसका रेंट नहीं दिया है, फिर भी हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो इनकर हो चुका है वेदर इट इज पेड और नॉट। ये बोलता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर। एडजस्टमेंट में देखा जाए कि आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीपेड इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होते होंगे, तो बोल रहा है कैश बेसिस में तो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे इनकी कोई जगह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन हाँ, एक्रूअल बेसिस में इनको रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन वहां पे रिकॉर्ड करने होते हैं, प्रीपेड वाले भी और आउटस्टैंडिंग वाले भी। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है लीगल पोजीशन, कि हमारे इंडिया में बेसिकली किसको रिकॉग्नाइजेबल किया गया है, किसको एक्सेप्टेंस दी गई है, किस मेथड ऑफ अकाउंटिंग से तुम अपने यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि कंपनीज जो होती हैं जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती होंगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते होंगे, वो कौन से मेथड ऑफ अकाउंटिंग से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते होंगे। तो यहाँ पे बता क्या रहा है, समझिएगा ध्यान से। इधर लिखा है सबसे पहले कि कैश बेसिस में तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है, कैश बेसिस को अलाउ नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन करते हैं। तुम केवल कैश में ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो इससे तो उनको ट्रू फेयर प्रॉफिट लॉसेस की जानकारी तो मिलेगी नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी मिलेगी नहीं। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, इनको रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए एक्रूअल बेसिस को ही कंपनीज एक्ट में एक्सेप्टेंस दिया गया है। ये चीज याद रखिएगा। अगर बात आती है एक्सेप्टेंस की, ठीक है, अगर बात आती है एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस में आप बोलेंगे एक्रूअल बेसिस। ठीक है, इनको ही एक्सेप्टेंस मिला है, इनको ही एक्सेप्टेंस मिला है। क्लियर। सारी कंपनीज को इनको ही फॉलो करना पड़ता है, इसी मेथड को फॉलो करना पड़ता है। करेक्ट प्रॉफिट लॉस कहाँ मिलता है, ये तो मैंने अभी बता दिया, कैश बेसिस में तो नहीं मिलता है, एक्रूअल बेसिस में मिलता है। क्लियर है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे हम कैश बेसिस, रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखो डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये लोग क्या करते हैं, कैश बेसिस के हिसाब से ही क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग बनाते होंगे, जितना कैश मिला, जितना कैश दिया, उसके हिसाब से इतना प्रॉफिट लॉस को मेजर करते होंगे। लेकिन कंपनीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्रूअल बेसिस ही चलता रहता है। क्लियर है। ये था आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इनका एक मिक्सचर फॉर्म भी आता है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। याद रखिएगा, हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर ये क्या होता है, देखिए अगर बात की जाएगी मिक्स की, तो मिक्स जो है कैसे बना होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीजें हम कैश की भी लेंगे और एक्रूअल की भी लेंगे, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है मिक्स। क्लियर है। मिक्स का मतलब ही हो गया कि तुम यहाँ पे कैश वाला भी ले रहे हो और एक्रूअल वाला भी ले रहे हो। क्लियर है। कैश ट्रांजेक्शन भी लिया है यहाँ पर और एक्रूअल वाला भी लिया है, दोनों लिया है, इसीलिए इसको मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैश एंड एक्रूअल, द बेस्ट ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड एसेट रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस एंड एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कैश आया, कैश गया, वो भी रिकॉर्ड होगा, इनकम कुछ अर्न हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई, वो भी रिकॉर्ड होगी, एक्सपेंसेस पे नहीं किए गए हैं लेकिन हो गए हैं तो उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इसीलिए सिस्टम का नाम पड़ा है हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आगे एक लाइन और लिखी, उसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है एडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल टू एसर्टेन नेट इनकम
दैट इज रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखिएगा, बहुत सारे प्रोफेशनल जो होते हैं वो हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। हाइब्रिड का मतलब हो गया यहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के भी चीजें आ गई, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की भी चीजें आ गई, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ये जो अकाउंटिंग बना है इसी को बोला जाता है हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? तो आज की हमारी जो स्लाइड्स है वो पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इजी चैप्टर था, जहाँ पे आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले सीखा आपने कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस में जो 5 स्टेप्स थे आपने उसको पढ़े। फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा, जिसमें आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आता है जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आता है जहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होता है। फिर इसके बाद आपने लास्ट में पढ़ा हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड या मिक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को तुम एक ही जगह रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी और चैप्टर से भी कोई डाउट है या कोई स्पेशल आपको सेशन या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना ना भूलें। क्लियर है? और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उनको भी अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट को सीखने में, समझने में और एग्जाम में 90% अबव मार्क्स लाने में हेल्प मिले। क्लियर है? आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4। आगे की सीरीज में हम लोग आगे और भी चैप्टर इसी तरह पढ़ेंगे, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे और नए नए वीडियोस और नए नए कॉन्सेप्ट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड आपको रेगुलर मिलते रहे, जिससे आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए और आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो भी धीरे धीरे बिल्डअप होती जाए। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग को यहाँ पे देख के। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।